उसी लम्हे उसे सामने वाले खूबसूरत दरवाजे का एक पट इतना खुलता हुआ महसूस हुआ कि खोलने वाला ड्राइंग रूम के अंदर झांक सके। पट फौरन ही बंद हो गया। ये बहुत पुरस्कार बात थी, ताहम टीपू ने इसका ज्यादा असर नहीं लिया। तो आप मंसूर हैं? कंवल ने इस बार कदरे पुरएतमाद अंदाज में दोबारा पूछा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि बांगड़ू आपको खुद लेकर आया था या वो मुझे खुद यहाँ छोड़ गया है? टीपू ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। लेकिन मुझे शुबा है कि आप मंसूर नहीं, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, कंवल ने कहा। उसकी उम्र बमुश्किल 30-35 साल थी। दराज जुल्फों ने बैजवी चेहरे का प्याला अपने घेरे में ले रखा था। अंदाज़े नशिस्त से साफ जाहिर था कि वो दराज कामत है और गुफ्तगू का तरीका बता रहा था कि पढ़ी लिखी भी। उसमें बहरहाल तवाइफों का नाजो नखरा नजर नहीं आ रहा था। आपको नाम से क्या लेना कंवल जी? टीपू ने पहली बार मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं किसी भी ऐसे शख्स को जरूरी सहूलतें फराहम नहीं कर सकती जो अपना हकीकी नाम भी हमसे छुपाना चाहता हो, कंवल ने बेसाख्ता कहकहा लगाकर जवाब दिया। साथ ही सोफे के दाईं तरफ रखी हुई घंटी का बटन भी दबा दिया, जो यकीनन किसी को बुलाने का इशारा था। मैंने हमेशा आपकी तकरीरें बड़े शौक से सुनी हैं जनाब, कंवल ने बटन छोड़ते हुए धमाका सा कर दिया। तकरीरें? टीपू पहली बार बदहवास सा हो गया। जी हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज में सिकंदर और आपकी तकरीर सुनने के लिए मैं उस शख्सियत के साथ खास तौर से गई थी जिसको हम और आप दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सिकंदर की तरह। देखें बीबी। अरे छोड़ें, कंवल हंस पड़ी। इस बार उसके अंदाज में शरारत भरी हुई थी। दफतन दरवाजा खुला और एक बेहद नाजुक सी लड़की अंदर आ गई। जी बाजी। लड़की की नजरें नीचे ही रहीं। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 साल थी। देख बेटे, मेहमान के लिए अपने हाथ से बहुत अच्छी तरह चाय बना लाओ ताकि उनकी दिन भर की थकन उतर सके। और हाँ, भैया से कहना कि सिकंदर साहब को मेहमान के बखैरियत पहुंचने की इत्तला कर दें। टीपू को ऐसा लगा जैसे किसी ने इस बार उसके ऐन सर पर धमाका किया हो। घबरा कर वो खड़ा हो गया। बैठ जाएं मंसूर, प्लीज, आप इस तरह ना घबराएं। कंवल ने हाथ से इशारा किया तो लड़की चली गई, लेकिन टीपू हुनक सा खड़ा कंवल को टुकर टुकर देखता रहा। आप कौन हैं? सिकंदर कौन है? और मैं कंवल हूँ सरकार। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा वाकई किसी फूल की तरह खिला पड़ रहा था। और ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मंसूर नहीं। ये अलग बात है कि आप सभी सुन्नते मंसूर जिंदा कर रहे हैं। मैं आपके कॉलेज में लेक्चरार थी, लेकिन मैंने आपको बराह रास्त कभी नहीं बढ़ाया क्योंकि नफ्सियात आपका मजमून नहीं था। जूबी मेरी शागिर्द जरूर रही है, इसी तरह सिकंदर भी। मैं जूबी और नीलम के साथ इस तकरीरी मुकाबले में मौजूद थी जहां आपने और सिकंदर ने धूम मचा दी थी। मगर आप अब क्या? वहां मैं अब लेक्चरार नहीं रही और हशमत मांगलू जैसे मुखबरों की मुखबरी मेरा काम है। कंवल अचानक संजीदा हो गई। इस काम के लिए मैंने ये रूप दार रखा है, लेकिन महज रूप है, सवांग है ये। हम किसी गंदगी से आलूदा नहीं। हकीकत ये है कि गुज़श्ता 1 माह से मैं यहाँ हूँ और इस दौरान हशमत जितने भी मेहमान लाया उन्हें या तो मायूसी हुई या फिर वो यहाँ से कहीं और चले गए। कहाँ? मैं समझा नहीं। टीपू को ऐसा लगा जैसे वो डल झील पर परों के बगैर परवाज कर रहा हो। ये सब कुछ सुनकर उसे जितनी खुशी हुई थी वो नाकाबिले बयान थी। और फिर ये एहसास भी हुआ था कि कश्मीरी खवातीन कितनी बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं, वहीं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कंवल ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला। लड़की एक मुनकश ट्रे लिए दोबारा दाखिल हुई। इस बार उसके साथ साथ एक मर्द भी था, जिसे देखते ही टीपू उछल पड़ा। तुम? वो बेसाख्ता चिल्ला उठा। आने वाला जावेद अहमद मीर था, लिबरेशन फ्रंट का शेर दिल जवान। दोनों लिपट गए। देर तक एक दूसरे के गले लगे रहे और फिर जावेद मीर ने टीपू को एक हाथ के फासले पर ले जाकर बगौर देखते हुए कहा, कश्मीर ने बहुत से शेरों को जन्म दिया है कंवल बहन, मगर ये शेर वाकई शेर है। तुम अगर आज इसे देख लेती तो अशश कर उठती। मैंने सुना है कि टीपू और अशफाक में आज बाकायदा ये मुकाबला रहा कि कौन कितनी जगह कितने परचमों को सलामी देता है। कंवल इस बार जेरे लब मुस्कुराती हुई चाय उंडेल रही थी। मेरे खुदा, आप मेरा ये नाम भी जानती हैं। टीपू दम से सोफे पर गिर पड़ा। जावेद मीर ने जोरदार कहका लगाकर उसे दब मारा और फिर खुद भी वहीं बैठ गया। मैं आपके सारे नामों से वाकिफ हूँ जाने हमशीर, कंवल बेहद जज्बाती अंदाज में कहने लगी। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आप टीपू हैं, टीटू मीर हैं, जनरल बख्त खान हैं, बंद बेला हैं आप। आपका नाम यासर अरफात है, जॉर्ज हबाश, गेलानी वानी, जावेद मीर आप ही तो हैं। किसी भी दौर में कोई भी चेहरा सजा कर आ जाए, हम आपको पहचान लेंगे। आपकी बहनें जो हुई। कंवल की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। टीपू ने सर झुका लिया। वो सोच रहा था कि कौन किस महाज पर जंग लड़ रहा है। उसे अपने वालिद का ख्याल भी आ गया, जिन्हें आम लोग गद्दार कहते थे।
जावेद मीर फानूस की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था कि टीपू और अशफाक तारीक रास्तों में नए चिराग हैं। एक बात और कहूँ टीपू, कमल चाय देने के लिए खड़ी हुई तो वो बहुत बुलंद कामत, बहुत ऊंची, बहुत अजीम लग रही थी। उस रोशन मीनार की माने जो अंधेरों और बर्फजारों में भटकते हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है। मुझे यकीन है कि जो काफिला 14 अगस्त 1947 को पड़ाव डालने पर मजबूर हुआ था, वो अब फिर चल पड़ा है तो मंजिल पर जाकर ही दम लेगा। जावेद से पूछो कि तुम लोगों के आने से कबल हालात कितने खराब थे, मगर हम उस वक्त भी इस मौकफ पर कायम थे कि जब तक आज़ादी के लिए मुसल्लह जिदोजहद शुरू नहीं होगी, आज़ादी नहीं मिल सकती। टीपू ने लरजते हाथों से चाय ले ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज तक कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। जो कुछ भी किया है वो इसी औरत ने किया है, जिसको हशमत बांगड़ू जैसे लोग अभी तक गलत समझ रहे हैं। तुम्हारे बाबा का क्या हाल है? जावेद मीर ने मौजू बदलने की खातिर पूछा। बस ठीक हैं। टीपू पजमुर्दा अंदाज में मुस्कुराने लगा। उनको मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से शुक्रिया भी अदा कर देना। अगर वो बरवक्त मुदाखलत ना करते तो ओल्ड एयरपोर्ट के अकूबत खाने से हमारे 3 मुजाहिद जिंदा बचकर नहीं निकलते। मुझे पता नहीं कि बाबा कब तक ये डबल पार्ट अदा करते रहेंगे। टीपू का अंदाज बेहद खुश्क था। उन्हें जल्द ही कोई फैसला करना होगा। वो फैसला नहीं करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। नहीं टीपू, तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त वो हमसे ज्यादा सख्त और दुश्वार महाज पर लड़ रहे हैं। वो ऐसे लोगों से कहीं ज्यादा अजीम हैं जो असलिया हाथ में लेकर झंडों को सलामी देते गुजर जाते हैं। जावेद के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर लोग उन्हें गद्दार समझते हैं जावेद भाई। टीपू पहलू बदल कर बोला। समझने दो, काफिला मंजिल पर पहुंच जाए तो ऐसे ही सरकारी अफसरों को लोग सरों पर बिठाएंगे। तुम्हारे बाबा को हर वो शख्स कश्मीर का मोहसिन समझता है जो उनकी वजह से टार्चर सेलों से बच निकला है। सिकंदर ने यह सुनकर एक तवील सांस ली कि टीपू बखैरियत लिबरेशन फ्रंट के एक सेफ हाउस में पहुंच गया है। उसे कांस्टेबल ने बताया था कि बांगड़ू के रिक्शा में टीपू किस तरफ गया है, लिहाजा उसने आलमगीरी बाजार तक रास्ते में आने वाले हर सेफ हाउस और हुर्रियत पसंदों के ठिकानों पर इत्तला करा दी थी कि रिक्शा पर कड़ी नजर रखी जाए। उसे शुबा था कि बांगड़ू टीपू को किसी जाल में फंसा लेगा, लेकिन फिर जब उसे इत्तला मिली कि टीपू कवल के घर पहुंच गया है तो वो मुतमईन हो गया था। अब फिक्र सिर्फ ये थी कि बस स्टैंड पर आने वाले असलिया पर किस तरह कब्जा किया जाए। इसके लिए उसको अपने मखसूस ग्रुप अल-फतह से राब्ता करना पड़ा। अल-फतह वालों से वो सिर्फ उसी वक्त काम लेता था जब टीपू से राब्ता ना हो। ये ग्रुप बराह रास्त सिकंदर की कमान में था। मैं सिकंदर आजम बोल रहा हूँ ब्रदर। एक छोटे से वायरलेस पर उसने राब्ता किया। ये वायरलेस अभी हाल ही में उसे मिला था और अब तक इस इलाके में ऐसे सिर्फ 2 वायरलेस सेट थे। मेरा ताल्लुक शंकर आचार्य हिल के मंदिर से है। जरा पंडित जी से बात करा दो। ये वो कोड्स वर्ड्स थे जो गुज़श्ता हफ्ते मिले थे। आज वो पहली बार उनका इस्तेमाल कर रहा था। कैसे मिजाज हैं? दूसरी तरफ से फराज की आवाज आई। वही पंडित भी था। पंडित क्या था? एक उकाब था जिसकी फितरत में झपटना पलटना और पलट कर झपटना शामिल था। हम ठीक हैं पंडित जी, पर आज सेब खाने को दिल चाहता है और हमारे पास सेब नहीं। हुक्म महाराज, हुक्म दो। अच्छे सेब कहाँ मिल सकते हैं इस समय? फराज के लहजे में शोखी नाम को न थी। जनरल बस स्टैंड का बड़ा चर्चा है। सिकंदर ने कांस्टेबल की फ्राहम करदा इत्तला के मुताबिक कहा, जो टीपू को भी फ्राहम की गई थी, लेकिन टीपू के इस तरह अचानक चले जाने के बाद सिकंदर को मुंतकिल कर दी गई थी। सुना है वहाँ बड़े अच्छे सेब मिलने वाले हैं। फ्रूट मंडी से बिल्कुल ताज़ा माल आ रहा है। वैसे कल भारत देश का जन्मदिन है। हमें मेहमानों की तवाज़े के लिए सेब तो दरकार होंगे। सुबह होने से पहले हाजिर कर दूंगा महाराज, चिंता की कोई जरूरत नहीं। फराज ने यह कहकर राब्ता खुद ही मुनक़ता कर दिया। जूबी ने एक तवील सांस लेकर सर झटक दिया। वो आज दिन भर की कारकर्दगी और जबरदस्त कामयाबी के बायस एक तरफ तो बेहद खुश थी तो दूसरी तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिद्दोजहद तेज होने के साथ साथ सिकंदर उससे दूर हो रहा हो। आज फरजाना की कहानी सुनकर उसे और ज्यादा दुख हुआ था। उसे सिकंदर का वो अंदाज याद था जब उसने कहा था कि फर्जी ने यासिर को तो खो दिया लेकिन अपना घर बसा लिया। अब ये यासिर का मुकद्दर है कि वो बम्बई के पानियों में डूब मरे या फिर हाजी अली की दरगाह पर पड़ा रहे। वो जानती थी कि फरजाना और यासिर की कहानी के इस नाखुशगवार अंजाम ने सिकंदर पर क्या असर छोड़ा होगा और उसे ये भी पता था कि सिकंदर उसे बेहद चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि सिकंदर को जूबी से ज्यादा आज़ादी से मोहब्बत है। आज़ादी की देवी के कदमों में वो जूबी को बखुशी कुर्बान कर सकता है। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? जूबी ने अपना दिल टटोला। सिकंदर को आज़ादी के नाम पर कुर्बान करना पड़ जाए तो क्या होगा जूबी? उसने अपने आप से पूछा। ये सवाल बहुत मुश्किल था, इसका जवाब भी मुश्किल था, लेकिन एक बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये बात कि जब भी रंज से बुलावा आया
सिकंदर साथ हो या ना हो, वो रन की तरफ दौड़ पड़ेगी। जुबी की आंखें नमनाक हो गईं और जब बहुत देर तक उसका दिल परेशान रहा, नींद नहीं आई तो उसने फैज का जिंदान नामा यूं ही खोल लिया। उसकी भीगी हुई आंखें मुस्कुराने लगी। फैज ने हर कड़े वक्त में उसका साथ दिया था और अब भी जिंदान नामा का ये सफा उसे बड़ा हौसला बख्श रहा था। ये आरज़ू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, विसाले यार फकत आरज़ू की बात नहीं। हर तरफ चिरागा हो रहा था। कोई बड़ी इमारत ऐसी ना थी जिस पर कम से कम दिए ना जल रहे हों। फिर मस्जिद के लाउड स्पीकर पर कोई बच्चा नात पढ़ रहा था और मस्जिद के हर तरफ रोशनी की जालरें हलकोरे ले रही थी। यह अजीम शान मस्जिद शहनशाह जहांगीर ने अपनी चहेती नूर जहां बेगम की याद में तामीर कराई थी, मगर इस वक्त इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद रोशनी के बायस पत्थरों से नक्शो निगार और फूल बूटे बिल्कुल नए लग रहे थे। उस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक शख्स नुहट्टा की तरफ से आकर रुका और गैर महसूस अंदाज में फोटोग्राफर की खुली हुई दुकान में घुस गया। 5 मिनट बाद वो वापस निकला तो उसका हुलिया बदल चुका था। अब वो शलवार कमीज के बजाय पतलून कमीज में था। उसका रुख जनरल बस स्टैंड की तरफ था। ऐसे ही 7 अफराद ज़ाइना कदल, फतेह कदल, करण नगर और मनोर के इलाके से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। उनकी मंजिल एक थी। उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत की गई थी कि आज की शब जश्न आज़ादी पाकिस्तान इस तरह मनाना है कि महाराज सेबों की पेटियों की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, ताकि कल भारतीय जन्मदिन पर ज़ियाफत हो सके। वो सब के सब आज़ादी की उस जंग के मुजाहिद थे जो कश्मीर के कोह दमन में शुरू हो चुकी थी। वो एक ऐसे रोशन मुस्तकबिल की जंग के सिपाही थे जो चांद सितारे वाले परचम से वाबस्ता थे। उनके दिलों में इसी तरह आग सुलग रही थी जैसे उनके चिनार सुलग रहे थे। वो तारीख का शौर रखते थे, मुस्तकबिल पर उनकी नजर थी, इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए थे और अब दुश्मन से हथियार छीनने के लिए वो कदम आगे बढ़ा रहे थे। दाईं तरफ फराज ने अपने एक साथी से सरगोशी में कहा, जो जनरल बस स्टैंड से कबल दाईं तरफ वाले मोड़ की तरफ लपक गया। उसके साथ सिर्फ 2 अफराद थे। मजीद 2 अफराद ने बाईं तरफ वाला वो रास्ता इख्तियार किया जो पेट्रोल पंप तक ले जाता था। इस दस्ते की जिम्मेदारी ये थी कि वो पंप पर मौजूद पुलिस का ख्याल रखे और अगर ये पुलिस वाले बस स्टैंड की तरफ जाने लगे तो उनका रास्ता रोक लिया जाए। इस सिलसिले में फराज की हिदायत बहुत दो टोक थी। पेट्रोल पंप पर तैनात पुलिस वालों को किसी भी कीमत पर जनरल बस स्टैंड तक पहुंचने से रोका जाए। सरफरोशों को इस हिदायत की अहमियत का यकीन था। अब वो सर दे सकते थे, पुलिस वालों को पंप से हिलने की इजाजत नहीं। उन्होंने जल्द ही पेट्रोल पंप के सामने वाली उस गली पर पोजीशन संभाल ली जो बस अड्डे की तरफ जाती थी। दोनों एक दूसरे से 20-20 गज दूर थे। दोनों की कोशिश ये थी कि चिरागां के बायस जलने बुझने वाली रोशनियों से दूर रहें। दाईं तरफ जाने वाली सैर-रुकनी टोली ने पहले गुलमर्ग जाने वाली शाहरा का रुख किया और फिर एक लंबा चक्कर काटकर अस्पताल के पीछे से होते हुए बस स्टैंड के ऐन अकब में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। तीनों अलग अलग हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत पहले से तय है और वो सिर्फ अमल कर रहे हैं। तीनों ने एक बड़ी मुसल्लस की शक्ल में पोजीशन ले ली। इस मुसल्लस के एक कोने पर अनवर अहमद था, दूसरे और तीसरे पर अब्दुल रब और शहबाज। ये तीनों अल-फतह यूनिट के मुमताज तरीन हुर्रियत पसंद थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये हरावल दस्ते के लिए ऐसी डाल का काम करते हैं जो कभी तबाह नहीं होती। फराज और हामिद दोनों आगे पीछे उस वक्त इस सड़क के किनारे चल रहे थे जो जश्न आज़ादी पाकिस्तान की खुशी में चिरागां के बायस जगमगा रही थी। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि फराज को कोने खदरों में भागने वाले चूहे भी नजर आ रहे थे। फराज ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो जल्द अज जल्द बस स्टैंड पर पहुंचना चाहता था ताकि अनवर अहमद की टोली से बसरी राब्ता हो सके। उसे पेट्रोल पंप की तरफ जाने वालों के बारे में पूरा इत्मीनान था कि वो पोजीशन ले चुके होंगे, लेकिन सैर-रुकनी ग्रुप को क्योंकि एक लंबा चक्कर काटना था इसलिए वो मुश्किल में पड़ सकता था। फराज को अच्छी तरह इल्म था कि इस ऑपरेशन में वक्त की कितनी अहमियत है। वो आमतौर पर यही जोर देता था कि अगर कलाई की घड़ी ठीक हो, सब साथी घड़ियां मिलाकर चलें और सेकंड की सुई की रफ्तार को भी पेश नजर रखते हुए मुकर्रर वक्त पर कार्रवाई करें तो 6-7 अफराद एक पलटन को मार भगा सकते हैं। फलस्तीन में हुर्रियत पसंदों की जंगी हिकमत अमली उसे अजबर थी और जापान के खिलाफ चीनी अवाम की जंग और वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ अवामी लड़ाई का बुनियादी फलसफा उसे याद था। वो अफगान जिहाद में हिस्सा ले चुका था जहाँ से उसने ये ज़िनी सबक हासिल किया था कि खुद को महफूज रखते हुए दुश्मन को तबाह करना जद्दोजहद का बुनियादी उसूल है। फराज इसी बुनियादी उसूल को रहनुमा बनाकर बरसरे पैकार था। कुछ ही देर बाद वो उस तारीक इलाके में पहुंच गया जहां की बिजली उसकी हिदायत के ऐन मुताबिक एक खुसूसी टीम ने मुनक़ता कर दी थी। ये काम सिकंदर की तरफ से हिदायत मिलने के ठीक 1 घंटे बाद हो गया था। इसमें ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई थी क्योंकि पावर हाउस में काम करने वाले हमदर्दों को दरखास्त कबूल करने में कोई आर ना था।
कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए जनरल बस स्टैंड की बिजली मुनक़ता कर दें। हामिद ने अंधेरे में पहुंचते ही 7mm की राइफल अपने थैले से निकाल ली, जो अभी तक बिल्कुल बेज़र्र नजर आ रहा था। उसने राइफल चेक की और प्लान के मुताबिक बसें नजर आते ही दाईं तरफ उस चबूतरे की आड़ में बैठ गया जहां से पिकअप का रास्ता नजर आ रहा था। ये बात उन्हें मालूम हो चुकी थी कि पिकअप इसी रास्ते से आएगी और फिर जीपीओ का एक ट्रक ये सामान लेकर श्रीनगर क्लब की तरफ चला जाएगा। वो अच्छी तरह जानते थे कि पिकअप को जनरल बस स्टैंड से जीपीओ तक लाल चौक, नुमाइश ग्राउंड वगैरह में कहीं भी रोका जा सकता है, लेकिन इसमें खतरा ये था कि दो तरफ फायरिंग से वो लोग मारे जाएंगे जो चिरागां देखने की खातिर घरों से निकले हुए हैं। इसी बात ये फैसला हुआ था कि पिकअप को वहीं रोक लिया जाए जहां वो खुद रुकेगी और असलिया उस वक्त छीना जाए जब उसे जीपीओ के ट्रक में मुंतकिल किया जा रहा हो। हामिद ने जीपीओ के ट्रक को एक तरफ खड़े होते देखा तो वो सर हिलाने लगा। उसने पोजीशन ले ली। अब उसे पिकअप के आने और कमांडर फराज के इशारे का इंतजार था, जिसका साया ट्रक के बहुत करीब नजर आ रहा था। फराज ने ट्रक का एक चक्कर लगाकर हालात का जायजा लिया। ट्रक को बहिफाजत श्रीनगर क्लब तक ले जाने के लिए अभी तक मोबाइल नहीं आई थी। मुमकिन है कि पिकअप को स्कार्ट करने वाली गाड़ी ही ट्रक के साथ साथ जाए, फराज ने सोचा और यही सोचकर वो एक इमारत की आड़ में हो गया। उस मकाम से वो जीपीओ के ट्रक पर नजर रख सकता था। अब्दुल रशीद जरगर पेट पर गुस्सा बर्दाश्त करने की कोशिश में दोहरा हो गया। उसी लम्हे उसके झुके हुए सर पर मुक्का मारा गया और फिर उसे गोंसों पर रख लिया गया। तशद्दुद करने वाला जो कोई भी था, उसे शायद खास तौर से यह हिदायत दी गई थी कि वो जरगर के चेहरे को निशाना बनाए। रशीद को इस बुरी तरह पीटा गया कि उसके होंठ फट गए। कभी थप्पड़, कभी गोंसे और कभी लात। यह सिलसिला शाम तक शुरू रहा। वो बेहाल होकर कई बार बेहोश हुआ। उसके दांतों में शाम तक पीप पड़ गई। नीम बेहोशी की हालत में उसे कभी कभार सिर्फ गालियां सुनाई देती या सवाल।